नमस्कार, मैं रविश कुमार। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, वहीं सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी अपना आदर्श मानते हैं। प्रधानमंत्री का बयान है। चुनावी से लगने वाले इस अति महत्वपूर्ण सामरिक भाषण का पाठ करने वाले भी मुस्कुरा रहे होंगे, उसी कृष्ण की तरह जो अनेक तस्वीरों में बंसी बजाते समय और सुदर्शन चक्र चलाते समय मुस्कुराते नजर आते हैं। एक ही तरह का भाव नजर आता है, इसलिए आप किसी भाषण से आधा छांट कर सामरिक और आधा एक तरफ रखकर चुनावी नहीं बता सकते हैं। जब दुश्मनी गहरी होती है, बहुत गहरी होती है, तो नाम लेकर बात नहीं की जाती है। ठीक ऐसा ही मोहब्बत में होता है। जब प्यार गहरा होता है तो या तो नाम बदल जाता है या नाम लिया नहीं जाता है। सवाल सिर्फ इतना है और एक है कि क्या चीन ने भारत की सीमा का अतिक्रमण किया है? अगर उसका आधिकारिक जवाब नाम है तो बांसुरीधारी कृष्ण और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण अर्जुन से अवश्य ही प्रश्न करते कि झगड़ा 5 गांव का है या कुरुक्षेत्र के मैदान में आत्मा की अमरता की व्याख्या का। कुरुक्षेत्र के मैदान में यह बात साफ थी कि झगड़ा 5 गांव को लेकर था। क्या यहां भी यह बात स्पष्ट है? लेकिन प्रधानमंत्री ने तो यही कहा है कि चीन ने भारत की सीमा में दखल नहीं किया है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। जैसा कि तस्वीरों से स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख में हालात की समीक्षा करने पहुंचे हैं। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह जगह मौजूद है। यहां पर सेना से हालात की जानकारी ले रहे हैं। कोई चुनावी रैली नहीं थी कि दिल्ली से सबको बता कर जाते। जाहिर है तस्वीरों के आने से पहले यह दौरा गुप्त था, मगर दौरा जब चल रहा था तभी तस्वीरें मीडिया के चराचर जगत में चरने फिरने लगी हैं। सब कुछ सीधा प्रसारण है, मनोबल ऊंचा करने का अच्छा और समयानुकूल प्रयास है। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी हैं, सेना अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवाने भी हैं। सेना के एक मोर्चे पर प्रधानमंत्री सीमा का हाल ले रहे हैं। युद्ध का ऐलान नहीं है, युद्ध भी नहीं है। सेना है, उसके मनोबल बढ़ाने का दृश्य भी युद्ध के भविष्य का दृश्य है। मनोबल जंग के ही काम आता है, कदम ताल के नहीं। प्रधानमंत्री के संकेतों के अनेक पाठ किए जा रहे हैं। सीमा पार 2 दुश्मन हैं। संदेश दोनों को गया या उसको जिसका प्रधानमंत्री आजकल नाम नहीं लेते हैं। चीन भी तरस रहा होगा कि कब उसका नाम जुबान पर आएगा। लेकिन क्या यह खूबसूरत सामरिक नीति नहीं है कि ललकारो भी और नाम भी ना लो? सामरिक नीतियों में रचनात्मकता ना होती तो हमारे पास महाभारत जैसा महान ग्रंथ नहीं होता। तो क्या सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की उपमा चीन को ललकार है? बयान दिलचस्प है। मामला जमीन का है, सरहद का है। क्या मुकाबला भी दिलचस्प होगा? राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया
मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कृष्ण की उपमा पहली बार नहीं दी है, पहले चुनावों में देते रहे हैं, अब सामरिक मामलों में भी दी है उन्होंने। 2017 में यूपी में चुनाव हो रहे थे, हरदोई की रैली में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कृष्ण यूपी में पैदा हुए, लेकिन गुजरात उनकी कर्मभूमि थी। मैं गुजरात में पैदा हुआ हूं, लेकिन यूपी ने अपना लिया है। 2012 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। बीजेपी ने जो विज्ञापन दिया उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण के अवतार में दिखाया गया और उस समय के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद अर्जुन बन गए। हमारे राजनेताओं के पास उपमाओं की कोई कमी नहीं है। उम्मीद है बिहार चुनाव में उनके इस बयान का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाएगा। प्रश्न है कि चीन से हम कब तक उपमाओं में बात करते रहेंगे, या फिर चीन से बात करने के लिए हमारे पास अलग सामरिक और कूटनीतिक भाषा है, पाकिस्तान से बात करने के लिए अलग भाषा है, घर में घुसकर मारेंगे की भाषा। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सामरिक नीतियों की रचनात्मकता भी खूबसूरत होती है। उपमाओं के सहारे बात करने की कला कोई नई नहीं है, मगर अच्छी तो लगती ही है। ये और बात है कि इनसे नतीजों का ठीक ठीक अंदाजा नहीं होता है। जो बात ऊपर से कही जाती है, राजनीति में वो बात भीतर से नजर नहीं आती, होती भी नहीं। मोदी है तो प्रधानमंत्री मोदी 2015, 2018 और 2019 में अरुणाचल प्रदेश चले गए। 2019 में चीन ने खूब विरोध किया, तब भी गए। 2018 में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि कोई भी प्रधानमंत्री 3 वर्षों में 2 बार अरुणाचल नहीं आया है। चीन के ऐसे ही विरोध के बाद भी राजीव गांधी ने 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। चीन जिस तरह से मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में जुटा हुआ है भारत के साथ, उसके जवाब में ये तस्वीरें इतनी हल्की भी नहीं हैं। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति झूला झूल रहे थे साबरमती के तीरे, तब भी इसी सेक्टर में चीन की सेना ने घुसपैठ की थी, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि चीन सीमा विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करे। तब वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। हमारे सीमा संबंधी समझौते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से फायदा हुआ है, परंतु मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए एलएसी की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया, तो 2020 में बांसुरीधारी और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण के सहारे इशारे में क्यों कह रहे हैं? वैसे कृष्ण का नाम हर वक्त लिया जाना चाहिए, वैसे कारण भी वही बेहतर समझते होंगे। पहले तो खबर यह आई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लद्दाख का दौरा करना था आज के दिन, लेकिन आज तस्वीर ये चली आई कि प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। सेना का मनोबल बढ़ाना ही चाहिए, अपने समय के हिसाब से भी और अपनी सीमा के भीतर ऐसा करना हमेशा ही उचित कार्य है। जो अनुचित है वो ये कि ऐसी तस्वीरों के आते ही डिटेल का इंतजार किए हुए बगैर ट्विटर और सोशल मीडिया जगत की अति सक्रियता। अब एकदम सा तय हो गया है कि दोनों तरफ से लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। एक किस्म का फुटबॉल मैच बन गया है, जिसे देखिए गेंद लेकर अपने पाले में दौड़ा जा रहा है और गेंद है कि गोल पोस्ट तक पहुंच नहीं पा रही है।
भाषण और मुलाकात की तस्वीरों के अलावा चीन को लेकर कुछ नहीं कहा गया, नाम तो नहीं लिया गया, मगर ट्विटर पर जाने क्या क्या कहा जाने लगा। जब 20 सैनिक शहीद हुए तो कई घंटों तक उनके नाम और उनकी तस्वीरें जारी नहीं की गईं। जब चीन ने हमारे अफसरों और जवानों को कुछ दिनों के बंधक के बाद छोड़ा तो उनकी भी तस्वीरें गुम हो गईं। अभिनंदन की तरह सीधा प्रसारण नहीं हुआ, लेकिन एक तस्वीर से सारा कुछ बदल जाने की उम्मीदें उछल पड़ी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर दिया और कैप्शन लगा दिया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। जाहिर है उन्हें विरोधियों को जवाब देना था, लेकिन वे इस ट्वीट से इतने उत्साहित क्यों हो गए, वो भी डिटेल आए बिना? क्या उन्होंने यह समझा या उनके पास यह जानकारी है कि प्रधानमंत्री की यह तस्वीर एक तरह से युद्ध घोष है, अब चीन को जवाब दिया जाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री ने ही कहा है कि चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया है, यही पात्रा भी मानते हैं, जबकि अजय शुक्ला और चंद पत्रकारों की रिपोर्ट ठीक इसके उलट है। मिट्टी के सौगंध की बात थी तो पात्रा उन पत्रकारों की रिपोर्ट को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्या पात्रा भी मानते हैं कि चीन ने भारत की जमीन ले ली है, जिसे लेने के लिए अब सौगंध मिट्टी की खानी पड़ रही है? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तुरंत इंदिरा गांधी की एक तस्वीर ट्वीट कर दी। कहा कि जब वे लेह गई थीं तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था, देखते हैं प्रधानमंत्री क्या करते। सिर्फ एक तस्वीर के आधार पर, चंद तस्वीरों के आधार पर बहस की दिशा मुड़ जाती है। टीवी के लिए माहौल तैयार हो जाता है, दोनों तरफ से क्या कहा जाएगा अब साफ है। अब यह भूल जाया जाएगा कि 1.5 महीने में क्या क्या नहीं कहा गया और क्यों नहीं कहा गया। इन दोनों ट्वीट को आप एक साथ रखकर देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसले पर होने वाला यह मैच बता रहा है कि हम इस फ्रेम से बाहर बात ही नहीं कर सकते हैं। हम और तरीकों से बात करना भूल गए हैं। जनता भी ट्विटर पर लतीफे बनाने में जुट जाती है तो कोई सीना फुलाने में जुट जाता है। हम वाकई हर चीज को वीडियो गेम समझने लगे हैं। 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें भी आपने प्रधानमंत्री जी चीन का नाम नहीं लिया। 28 जून को आपने 33 मिनट तक मन की बात की, पर आपने उसमें भी चीन का नाम नहीं लिया। 30 जून को आपने राष्ट्र को 17 मिनट तक संबोधित किया, पर उसमें भी आपने चीन का नाम नहीं लिया। 3 जुलाई को आज आपने सैनिकों से बात करी, पर फिर भी चीन का नाम नहीं लिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपको चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों है? आप चीन को आंखों में आंखें डालकर जवाब क्यों नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी की आज की विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। ये विलंब से आया, इसे पहले आना चाहिए था। फौज जिसने बर्बरतापूर्ण तरीके से अपने साथियों की शहादत देखी है, हम सब ने वो देखा, वो शहादत कुछ सवाल छोड़ के गई है। हमारा हमेशा मानना है कि सरहद पे जवानों के हौसले और जज्बे में कभी कोई कमी नहीं रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से इतना आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, दिक्कत फौज के साथ नहीं है, हमारी सरहद पे खड़े जवानों के साथ नहीं है, दिक्कत हमारी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में है। हमने ट्रायल बैलून बनाकर रख दिया है, तब जबकि चाइना गनबोट डिप्लोमेसी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। क्या इससे यह समझा जा सकता है कि भारत सीमा पर चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों से सतर्क हो गया है, उन्हें इशारे दे रहा है? क्या वहां कुछ ऐसे हालात हैं जो किसी बड़े टकराव में बदल सकते हैं? 59 ऐप बंद करने से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उससे इस इलाके की सामरिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है, यह जानना जरूरी है। जहां प्रधानमंत्री हैं, या फिर इसे इस रूप में देखा जाए कि प्रधानमंत्री ने ऐप बंद करने के बाद चीन को यह दूसरा संकेत दिया है। देखिए, अलग अलग देश हैं तो अलग अलग अप्रोच होंगे। अब दोनों देशों को एक जैसे बोलते हैं एक तराजू में नहीं तोल सकते। पाकिस्तान में देखिए आप क्या हो रहा है, टेररिज्म है, टेररिस्ट आ रहे हैं हमारे एरिया में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, एलसी के ऊपर रोज फायरिंग हो रही है। तो ऐसे हालत में किस तरह पाकिस्तान से डील किया जाए और किस तरह से चाइना से डील किया जाए, वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अभी हमको चाइना का असली चेहरा नजर आ रहा है, और ये इंडिया ही नहीं, आप देखिए पूरे देश में उनकी असर्टिवनेस, साउथ चाइना सी में, हांगकांग में क्या कर रहे हैं,
अपने बाकी नेबर्स के साथ किस तरह का उनका व्यवहार। तो अब देखेंगे कि अगर ऐसा एक असर्टिव चाइना है, तो जो हम पहले बातें करते थे कि इंडिया और चाइना दोनों पीसफुली राइज करेंगे, इस तरह की हालत आज दिख रही है। चीन की बौखलाहट इस बात से है, उसने ये सोचा था कि चुपचाप धोखे से आके वो इस धरती पे बैठ जाएगा और उसके बाद जो है उसके बाद कोई शोर शराबा नहीं होगा और उसको अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है मिल जाएगा। हुआ ये है जमीन के ऊपर, प्रधानमंत्री ने वहां पहुंच करके पॉलिटिकल लेवल पे सबसे हाईएस्ट लेवल पे ये रिजॉल्व दिखा दिया है कि चीन की ये कूटनीति सफल होने वाली नहीं है। अगर उसने सोचा था कि ये मामला ऊपर तक नहीं उठेगा, तो ये मामला जो है एक बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक उठा दिया गया है। और इसके उठाने की एक वजह यह भी है कि अगर आप देखें तो धीरे धीरे पिछले कोई 2 महीने के चलते धीरे धीरे इंटरनेशनल सपोर्ट भी भारत को आने लगा है। इंटरनेशनल सपोर्ट के चलते चीन ने जो ये सोचा था कि एक तरह से अपने जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है उसके तहत वो भारत को दबा पाएगा, वो उसकी कूटनीति सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। चीन को लेकर जो सक्रियता है, क्या उसे जवाब देने के लिए काफी है? दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन नॉट टॉलरेट। यह नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा देश है जो कि हमारी धरती हड़पता है, हड़पने का प्रयास करता है और हमारे सेनानियों को मारता है, उसके यहां हम ये रोजगार पैदा करें, वहां से सामान खरीद कर। हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि एक तो हम चीन से कुछ लेंगे नहीं, यानी उसको प्रायर रेफरेंस कंट्रीज कहते हैं। प्रायर रेफरेंस कंट्रीज का लिस्ट हम निकाले जा रहे हैं। वो प्रायर रेफरेंस कंट्रीज में चीन रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। वहां से कोई भी इंपोर्ट होगा ऊर्जा का सामान, उसके लिए परमिशन चाहिए, परमिशन हम देंगे नहीं। भारत ने एक और कदम उठाया है जिसकी चर्चा कम होती है इस संदर्भ में। हांगकांग में 1 साल से आंदोलन चल रहे हैं। भारत ने पहली बार इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बहुत साफ साफ तो नहीं कहा है, लेकिन इशारे में बोलकर ही भारत ने एक संकेत तो दिया है कि उसके कदम किस तरफ बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भारत के प्रतिनिधि ने इतना ही कहा कि हांगकांग में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए भारत की भी वहां नजर है। हमने उन तमाम बयानों को सुना है जिनमें हांगकांग को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हिस्सेदार मिलकर इसका ठोस समाधान निकाल लेंगे। इशारा, संकेत और चीन के साथ कूटनीतिक बातचीत, इन सब से अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। चीन पीछे नहीं हटा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या इस वक्त चीन भारत के साथ मनोवैज्ञानिक खेल में जुटा हुआ है? चीन बार बार भारत पर ही आरोप लगा दे रहा है कि उसी ने सब कुछ किया। भारत ने भी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री को अपने उस बयान में बदलाव करना है कि चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया है। क्या भारत स्वीकार करेगा आधिकारिक रूप से? पत्रकार तो लिख ही रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से क्या भारत स्वीकार करेगा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, उसे हर हाल में वापस लिया जाएगा? ये उसी की तैयारी के संकेत हैं। मनोवैज्ञानिक खेल यहीं पर अटका हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि कब्जे की बात मानकर भारत मनोवैज्ञानिक जंग में आगे बढ़ेगा या चीन की बढ़त मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह लेह पहुंच गए और उन्होंने 3 साफ संदेश दे दिए। पहला संदेश था चीन के लिए, चीन का नाम नहीं लिया। ये कह दिया कि ये जो नीति है दूसरे की जमीन को कब्जा करने की, ये नई दुनिया में नहीं चलेगी। साथ में ये भी बता दिया कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अटल है, अदृढ़ है, हम खड़े हैं, तो हम करेंगे, जो भी होगा हम करेंगे। फौरन जवाब आ गया चीन से। चीन ने कहा कि इस समय दोनों फौजें जो हैं बिल्कुल मुंह जोड़ के हथियार के साथ खड़ी हैं, उनको अलग अलग करना है। इस समय हमें माहौल चाहिए जिससे कि हम चीजों को नरमी से दबा सके और एक माहौल बनाए शांति का। ऐसे बयानबाजी से बातें भड़कती हैं। इशारा कहाँ था? चीन का इशारा था अरुणाचल प्रदेश की तरफ। देखिए रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने वहां एक नया फ्रंट खोल दिया है। कुछ एरियाज में बता रहे हैं घुस गए हैं, उन्होंने अपनी पूरी फौज को वहां पे लगा दिया है। अब दूसरा इनका बयान क्या था प्रधानमंत्री का? वो था देशवासियों के लिए।
एक खलबली है देशवासियों में। जो प्रधानमंत्री का बयान है जून 19 का और जून 28 का मन की बात का, वो बिल्कुल विपरीत है। जो कि आला अफसर और जो हमारा रक्षा मंत्रालय और जो मीडिया की दिखा रही है, सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है, उससे बिल्कुल अलग है। तो ये दूसरा मैसेज था प्रधानमंत्री का देशवासियों के लिए। तीसरा था, कहते हैं जो वहां पर फौज है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका हौसला अफजाई करने के लिए। अच्छी बात है, पर देखिए हौसला अफजाई कैसे होती है। जो फौज होती है, अगर उसके पास उसको रहने की जगह ठीक हो, अगर उसके पास जो उसको हथियार चाहिए, जो उसको एमुनिशन चाहिए, जो उसको ट्रेनिंग चाहिए, वो सब हो, उससे उसका हौसला बढ़ता है, वो तैयार है लड़ाई के लिए। तब अभी कल ही रिपोर्ट आई है कि रक्षा मंत्री ने 30,000 करोड़ के या शायद 40,000 करोड़ के ऑर्डर साइन कर दिए हैं, जिसमें कहीं से तो कोई एमुनिशन आ रहा है, फिर देखिए 33 हवाई जहाज आ रहे हैं रशिया से, कहीं से स्पेयर पार्ट आ रहे हैं। अब देखिए ये चीज ऐसी तो है नहीं कि आप गए आलू और तरकारी की तरह आपने खरीदी, पैसे दिए और आप लेके घर आ गए। जब तक ये चीजें आएंगी, वो शामिल होंगी, वो ट्रेनिंग करेगी, ये 2 साल लग जाएंगे। आज की डेट में फौज के पास जो है उसको उसी से लड़ना है, और वो उसके पास ज्यादा है नहीं। अगर उसके पास सामान नहीं है तो ट्रेनिंग भी कोई खास हुई नहीं होगी। दूसरी तरफ वो तैयार बैठा है, चीन पूरा तैयार बैठा है, अपनी तैयारी करके बैठा है, क्योंकि वो 3 साल से यही काम कर रहा है। ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब चीन के खिलाफ दुनिया में घेराबंदी नहीं चल रही होती है, और ऐसा कोई वक्त भी नहीं है जब चीन चुपचाप उन्हीं देशों में विस्तारवादी नीतियों पर चल नहीं रहा होता है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि विस्तारवाद का वक्त नहीं है, विकासवाद का है, पर चीन ने अपने विकासवाद के जरिए ही विस्तारवाद को बढ़ाया है। यूरोप, रूस तक उसने रेल की लाइनें बिछा दी हैं। अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के बुनियादी ढांचों में उसका काफी गहरा निवेश हो चुका है। जो देश चीन को लेकर घुड़की देते रहते हैं, वही देश ताइवान के मसले पर चुप भी रह जाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश जो चीन का पड़ोसी है, उसके साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। उन्हीं देशों में म्यांमार भी है, जहां सैनिक सत्ता को लेकर इन देशों का अलग अलग रवैया होता है। इन्हीं विवादों से पता चलता है कि चीन को लेकर यूरोप और अमेरिका के देशों में अविश्वास तो है, मगर चीन का कुछ गंभीर नुकसान इससे अभी तक नहीं हुआ है, और ना वो विचलित नजर आ रहा है। कोरोना वायरस को लेकर चीन की भूमिका को लेकर विवाद ही हुए, मगर ठोस नहीं निकला। जिस तरह से ट्रंप ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है, भारत के कुछ मंत्रियों ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने चीन की भूमिका को लेकर कुछ भी नहीं कहा। म्यांमार ने भी इशारे में कहा है कि चीन उसके यहां आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, जबकि म्यांमार के चीन से बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, गहरे संबंध रहे हैं। ब्रिटेन ने हांगकांग में बसे अपने ब्रिटिश नागरिकों को नागरिकता देने का ऐलान किया है। खासकर हांगकांग से संबंधित चीन ने जो कानून बनाया है, सिक्योरिटी लॉ बनाया है, उसके संदर्भ में अमेरिकी सीनेट ने एक मत से हांगकांग के संदर्भ में चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पास कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप इस बिल पर साइन कर कानून की शक्ल देंगे। देखना है कि चीन के खिलाफ अमेरिका प्रतिबंध लगाता है या नहीं। चीन का यही बयान है कि अमेरिका का यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संबंधों का पालन करे, अन्यथा हम भी कदम उठाएंगे और अमेरिका को सारे नतीजे भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा इतना जरूर कह रहा है कि चीन को लेकर सब कुछ अभी सुलझा नहीं है। कहानी खत्म नहीं हुई है, मगर रुकी भी नहीं है। किस तरफ जाएगी ये कहना मुश्किल है, इसलिए इसे यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ तस्वीर है, सामरिक नीतियों के बारे में कोई व्यापक बयान नहीं। चलते हैं उत्तर प्रदेश। कानपुर में अपराधियों ने पुलिस के 8 अफसरों और जवानों को गोली मार दी। 4 सिपाही पुलिस के घायल हैं। पुलिस की टीम कानपुर के एक गांव बिकरू में दबिश के लिए गई थी, जहां अपराधी विकास दुबे छिपा था। विकास दुबे इसी गांव का रहने वाला था। पुलिस का कहना है कि 2 अपराधी भी इसमें मारे गए हैं, लेकिन विकास दुबे के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। पुलिस
पता कर रही है। अपराधियों ने पुलिस के हथियार भी छीन लिए थे, जो अब बरामद कर लिए गए हैं। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। एक अपराधी ने पुलिस से खून की होली खेली, 8 शहीद हो गए और 7 गोलियों से जख्मी होके अस्पताल पहुंचे। कानपुर के बिकरू गांव में आधी रात के बाद 3 थानों की फोर्स गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। शक है कि पुलिस के आने की जानकारी उसे पुलिस ने ही दे दी। गैंगस्टर ने एक जेसीबी मशीन से पुलिस का रास्ता रोका और छतों के ऊपर अपने हथियारबंद गैंग को तैनात कर दिया। ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी, उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। पुलिस ने भी इतने बड़े अपराधी के घर दबिश देने से पहले ज़रूरी एहतियात नहीं की। चश्मदीद कहते हैं कि वे ना तो हेलमेट पहने थे, ना बुलेट प्रूफ, और ना ही उन्होंने रणनीति के तहत कई ओर से घेराबंदी की कोशिश की। शहीद होने वालों में डेप्यूटी एसपी देवेंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर महेश कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल और सिपाही जितेंद्र पाल, सुल्तान सिंह, बबलू कुमार और राहुल कुमार शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर की उम्र 30 से कम है। पुलिस को शक है कि उसके खिलाफ इस कार्रवाई में आम गांव वालों ने भी विकास दुबे की मदद की। काफी गांव वालों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। गांव के चश्मदीद कहते हैं कि यहां विकास कई बार गोलीबारी कर चुका है। हम अपने कमरे में सो रहे थे तो फायरिंग एकदम से होने लगी, तो हम तो उठ गए तुरंत। फिर हमने वहाँ से देखा तो उधर भी आदमी थे, इधर भी, तो हमें मतलब लगा कि सब आदमी लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे तो 1-2 बार और भी फायरिंग हो चुकी है 1 साल में। घटना के बाद बड़ी तादाद में पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया, विकास की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ करते विकास का भाई अतुल दुबे और चाचा प्रेम प्रकाश पांडे मारे गए। लेकिन इस कांड से पुलिस के खुफिया तंत्र की तो पोल खुली ही, ये भी पता चला कि उसके अंदर भी घर के भेदी हैं, जिन्होंने पुलिस मूवमेंट की जानकारी अपराधी को दी। लोगों को पहले से ही जानकारी थी कि यहाँ पर रेकी हो गई थी कि पुलिस यहाँ पे आ रही है। उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इतनी सारी यूनिट्स को जो हमने डिप्लॉय किया है, एसटीएफ को लगाया है, एफएसएल को लगाया है, उसका पर्पज़ यही है कि मामले को पूर्ण रूपेण देखा जा सके और हर एंगल पे जांच और तफ्तीश की जा सके। पुलिस ने विकास की तलाश में कानपुर से सटे सभी जिलों के बॉर्डर फौरन सील कर दिए। उन जिलों के कप्तानों के नेतृत्व में पुलिस ने हर रास्ते पे गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। लखनऊ समेत कई जिलों में विकास की तलाश में उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी पुलिस ने दबिश दी। ये सब कुछ बहुत भयानक है। यूपी पुलिस को बरसों के बाद इतने बुरे दिन देखने पड़े होंगे, लेकिन एक वक्त है जब पुलिस के अंदर के विभीषणों को ढूंढने की अब सबसे बड़ी ज़रूरत पैदा हुई है, वरना पुलिस के आने के पहले इतनी बड़ी तैयारी अपराधी कभी नहीं कर सकता था। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। भारत के राजनीतिक समाज के भीतर कितना कुछ सड़ा हुआ है, इसे लोगों ने ही छिपा कर रखा था, सिस्टम ने बचाकर और नेताओं ने पाल पोस कर रखा है। अगर यह नेटवर्क इतना मजबूत ना होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जिस विकास दुबे पर थाने में घुसकर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप हो, उसके लिए कोई गवाह न मिले और वो बरी हो जाए। जब थाने के भीतर हुई हत्या की जांच और सबूत इतने कमजोर हो सकते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि अपराधी के बचने और फलने फूलने का सिस्टम कितना मजबूत है। आखिर कौन है ये विकास दुबे? विकास के किसी फैन के बनाए उसके फेसबुक पेज पे उसे ब्राह्मण शिरोमणि घोषित किया गया है, जिसपे उसके 1000 फैंस उससे जुड़े हैं। इस फेसबुक पेज पे लगी उसकी तस्वीरों में वो बिल्कुल नेता नजर आता है। विकास का जो बिकरू गांव पुलिस वालों की हत्या के लिए आज सुर्खियों में है, यहीं 1990 में एक कत्ल हुआ जिसमें उसका नाम आया, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली गई। शुरू में विकास ने चौबेपुर विधानसभा इलाके के एक बीजेपी नेता का दामन थामा और हनक बनाई। बीजेपी सरकार में कानपुर से एक मंत्री का भी वो काफी करीबी माना जाता था। बाद में वो बीएसपी नेताओं का करीबी हो गया। इसके चलते वो 15 साल अपने गांव का प्रधान,
5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा और अब उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। तो विकास दुबे राजनीति और अपराधी का जो घालमेल है उसका जीता जाता उदाहरण है, और उसने अपना जो गांव है बिकरू, उसके लोगों के अंदर ये विश्वास कूट कूट के भर दिया था कि चाहे आप कुछ भी कर दें, विकास दुबे के अगर आप साथ हैं तो आपका पुलिस बाल विभाग का नहीं कर पाएगी, और अगर आप विकास दुबे के साथ नहीं हैं तो आपका जीवित रहना असंभव है। विकास दुबे ने सन 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की जमीन कब्जा कर मार्केट बनाने के लिए उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसमें उसे उम्र कैद हुई, लेकिन जमानत पे बाहर आ गया। इस पर लगभग 5 दर्जन केस है इस पर, और इसका आतंक तो इतना ज्यादा है कि जो कहीं भी होता तो भाई बस या दबाव बस या जैसे इसने यही कारण किया, इसके भी संतोष शुक्ला हत्या की, दूसरे हर आदमी दब जाता है, डरने लगता है, इसके खिलाफ कैसे बोलने के लिए। विकास दुबे ने सन 2001 में कानपुर के शिवली थाने में घुस के बीजेपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से भून डाला। संतोष शुक्ला के विरोधी गुट के लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी उसमें कुछ लोग शामिल थे, वो विकास दुबे को संरक्षण देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास दुबे उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी और प्रदेश में पनाह ले लेता है। पिछले 30 सालों में विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में अपनी बड़ी हनक बना ली। इस वक्त उसके ऊपर 60 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की 46 आपराधिक दफाओं में उसके ऊपर मुकदमे हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास के 20 मुकदमे, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में 15 मुकदमे, दंगों के 19 मुकदमे, एनडीपीएस एक्ट के 2 मुकदमे शामिल हैं। एक बार उस पे एनएसए भी लगा। चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो और चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार अगर उसको उस क्षेत्र के वोट चाहिए होते थे तो वो विकास दुबे के घर पर, उसके दरवाजे पर नतमस्तक हुए बगैर नहीं रह पाता था। हमारे मुल्क में किसी अपराधी को बड़ा अपराधी बनाने में सियासत और पुलिस दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर ये रोल नहीं होता तो आज यूपी की पुलिस को ये दिन नहीं देखने पड़ते। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम, और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है और कई घायल हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अब मीडिया की रिपोर्ट में विकास दुबे के बारे में जिस तरह की विस्तृत रिपोर्ट आ रही हैं, उससे यही लगता है कि पुलिस और पॉलिटिकल सिस्टम ने ऐसे अपराधियों को किस तरह से संरक्षण दिया हुआ है। इन्हीं से पूछिए कि किस तरह से बेगुनाहों को कम से कम समय में कई साल के लिए जेलों में सड़ा देने का टेक्निक है अगर पुलिस के पास, तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने का टेक्निक क्यों नहीं है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में अपराधी इतने ज्यादा बेलगाम हो गए हैं, उन्हें कानून का डर नहीं है कि इतनी बड़ी पुलिस टीम पर हमला करते हैं और 8 को शहीद कर देते हैं, 5 घायल हैं। उत्तर प्रदेश में योगी राज को जंगल राज कहना भी मुझे लगता है कम होगा, और जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में अपराध तेजी के साथ बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, अपराध और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर योगी का राज आया था। अपराध और गुंडा राज खत्म करने के नाम पर योगी जी को जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया था। आज आए दिन उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश अपराधियों का प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश को हत्या का प्रदेश भी बोला जा रहा है। यहाँ दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। योगी जी कहते हैं अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनको कहीं और भेज दिया जाएगा। अपराधी बेखौफ हैं। आज भी जो घटना आज कानपुर में हुई है, पहले ऐसा होता था कि पुलिस जाती थी, अपराधियों का इनकाउंटर करती थी। आज अपराधी पुलिस का इनकाउंटर कर रहे हैं।
जो घटना कानपुर में हुई, 8 पुलिस वाले हमारे शहीद हो गए और AK-47 से पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। यह है जंगल राज इसको कहते हैं। यह है पुलिस का खौफ खत्म हुआ है अपराधियों के ऊपर में। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कोई सामान्य घटना नहीं है। घटना के तुरंत बाद ही मीडिया के अलग अलग वेबसाइट में विकास दुबे के बारे में विस्तृत रिपोर्ट आने लगी, जिससे पता चलता है कि इसकी जानकारी सभी के पास है। इसके बाद भी इन वर्षों में पुलिस ने ऐसे अपराधी को काबू में नहीं किया, लेकिन उसके भीतर ऐसा सिस्टम जरूर है और यह बात आज के दिन ही कहने की जरूरत है कि उसके ही लोग बेगुनाह लोगों को न जाने किन किन आरोपों में वर्षों तक सड़ा देते हैं। अगर यह सिस्टम है तो उसके पास क्या यह सिस्टम नहीं है कि ऐसे अपराधियों को किस तरह से सजा की मंजिल पर पहुंचाई जाती है। उम्मीद है आज की घटना से यूपी की पुलिस कुछ सीखेगी, कुछ जागेगी। लेकिन उम्मीद 2013 के साल में भी की गई थी, जब जियाउल हक नाम के एक डीएसपी को भीड़ ने घेर कर मार दिया था। लगा था कि पुलिस का इकबाल जागेगा, पुलिस अपने आप को भीतर से कुछ बेहतर करेगी, राजनीतिक संरक्षण को दूर करेगी। लेकिन उस घटना से लेकर इस घटना तक ऐसा होने के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और बात करेंगे। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में ही यह बात सामने आ गई थी कि एक लड़ाई दवाओं और टीकाओं पर अधिकार को लेकर भी होगी। जो अमीर और ताकतवर देश होंगे वो टीकाओं पर पहले कब्जा करेंगे, सबसे पहले वहां सप्लाई होगी, कमजोर देशों का नंबर बाद में आएगा। उसी तरह से देशों के भीतर भी जिनके पास पैसा ज्यादा होगा उन्हें पहले ये नई दवाएं मिलेंगी, गरीबों तक या साधारण लोगों तक बाद में पहुंचेंगी। रवीश रंजन शुक्ल की रिपोर्ट बता रही है कि भारत में इसकी शुरुआत हो गई है। सरकार ने यहां रेमडेसिविर बनाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन यह दवा प्राइवेट अस्पतालों में ही उपलब्ध है। साधारण लोगों को किसी और रास्ते से हासिल करनी पड़ रही है, वही ब्लैक मार्केट का रास्ता। दिल्ली में रेमडेसिविर दवा खोजना आसान काम नहीं है। रेमडेसिविर के भारत में केवल 20,000 डोज ही उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर को प्राइवेट अस्पताल ने स्टॉक कर रखा है। मरीजों को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर रेमडेसिविर दवा दी जाती है। दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों के पास तो इस दवा का स्टॉक है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल के पास ये दवा नहीं है। यही वजह है कि जब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इस दवा को लिखते हैं तब मरीजों के परिजनों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आखिर वो इस दवा को खरीदें कैसे। जो भी खरीदने की कोशिश करता है उन्हें इस दवा का महंगा दाम चुकाना पड़ता है। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में भी ये दवा उपलब्ध नहीं है, जबकि डॉक्टर मरीज बचाने की कोशिश के तौर पर परिजनों से इस दवा को मंगाते हैं, लेकिन इसे खरीदने में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। हमने जब ब्लैक मार्केट में रेमडेसिविर लेने की कोशिश की तो आप सुनिए कैसे एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। हेलो, अच्छा भैया, आप जो है आप मेडिकल स्टोर से बोल रहे हैं ना? ये रेमडेसिविर चाहिए हमें दवा। जी, करना पड़ेगा भैया, बहुत महंगा है। 1400 प्रिंट है, 16,000 रुपये का है। अच्छा, कितना प्रिंट है सर? 5400 रुपये। 5400 रुपये प्रिंटर है। और कितने का आ रहा है? 15,000 16,000 जैसे मिल जाए। तो सर कितने में मिल सकता है? पता करना पड़ेगा। प्लीज़ पता करके बताइए। आपको कितनी देर में फ़ोन करें? 10-15 मिनट में कर लो। खुद केमिस्ट एसोसिएशन भी मान रही है कि कुछ जगहों पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायत मिली है। जब ये दवा बाजार में अवेलेबल हुई है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के तो अंदर जो फार्मेसी है उसमें अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर ये अवेलेबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो इसको प्रक्योर नहीं कर पा रहे हैं कंपनियों के द्वारा, और प्रक्योर नहीं कर पा रहे हैं तो कोविड पेशेंट के लिए और उसके अटेंडेंट के लिए सबसे बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब उसको दवा नहीं मिल रही होती है और उसका पेशेंट जान से खेल रहा होता है, क्योंकि ये जिम्मेवारी तो नंबर 1 तो हॉस्पिटल की है, और जो डॉक्टर इस दवा को लिख रहा है उसको कंपनी से बात करके करना चाहिए, ना ही वो कंपनी वाले का नंबर देता है। अगर कंपनी वाले का नंबर दे तो कंपनी वाला अवेलेबल करा देता है, लेकिन आज भारतवर्ष के अंदर कोविड के ऊपर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। रेमडेसिविर को बनाने के लिए फिलहाल 3 कंपनियों को ही इजाजत मिली है, लेकिन हेट्रो फार्मा की कोविफॉर दवा ही बाजार में उपलब्ध है। ये दवा खुले बाजार में नहीं मिलती है, अस्पतालों के जरिए या ऑनलाइन डॉक्टरों के प्रेस्क्रिप्शन पर कंपनी ही इस दवा को मुहैया कराती है। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर विवेक गोगिया बताते हैं कि कोविड मरीजों के ठीक होने में ये दवा कितनी असरदार है ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन ऑक्सीजन पर चल रहे मरीजों को हम ये दवा देने की कोशिश करते हैं। इसको हम यूज़ कर रहे हैं जो मॉडरेटली सिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, और जो पेशेंट्स जो स्टैंडर्ड अभी हम दवाइयाँ जैसे दे रहे हैं, सपोर्टिव है, ऑक्सीजन है या स्टेरॉयड है, उससे नहीं रिस्पॉन्सिव हैं, शुरू के समय में उन पेशेंट्स में रेमडेसिविर को यूज़ किया जा रहा है एज एन एंटीवायरल। जानकार बताते हैं कि इस दवा के ज्यादातर स्टॉक को अमेरिका ने खरीद लिया था, लेकिन 21 जून को भारत सरकार की मंजूरी के बावजूद जब दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में ये दवा उपलब्ध नहीं है तो दूर दराज शहरों के हालात को समझा जा सकता है। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।